अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में हमने हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल से डिस्कस करना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के 3 अलग अलग तरीके हैं। इंट्रोपी से समझना, हीट इंजन की मदद से समझना, रेफ्रिजरेटर की मदद से समझना। तो आज की क्लास में हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाने वाला टॉपिक उठाएंगे जो कि है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होती है, चेंज इन इंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, मतलब इंट्रोपी का फील लेंगे कि इंट्रोपी है क्या। इस लेक्चर के बाद आपको फील हो जाएगा कि यार इंट्रोपी है क्या और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या। जो मैंने तरतीब रखी है कि पहले इंट्रोपी वाला स्टेटमेंट करा रहा हूँ, उसके बाद कार्नोट इंजन और फिर रेफ्रिजरेटर वाला कराऊंगा, तो उसकी एक ख़ास वजह है कि कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये दोनों आप इंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से ड्राइव कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसलिए पहले इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट और चेंज इन इंट्रोपी को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम हीट इंजन स्टेटमेंट और क्लॉसियस या रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट के ऊपर जा रहे होंगे। अब एक और चीज़ सुन लो, ये एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि इंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना ज़्यादा बोर्ड लेवल पे या एप्टीट्यूड लेवल पे पूछा नहीं जाता। सिर्फ आखिर में मैं 2-4 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि पूछे जाते हैं। वो आप सिंपल सा फॉर्मूला है Q/T, डेल्टा S इज इक्वल टू Q/T, उसको याद करके भी कर सकते हो। तो भाई लेक्चर को तभी देखना अगर आपको इंट्रोपी के कॉन्सेप्ट का फील लेना है, मज़ा लेना है, समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज इसका कोई ख़ास वेटेज बोर्ड लेवल पे या एप्टीट्यूड लेवल पे नहीं रहता, अमूमी तौर पे निगलेक्टेड टॉपिक है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। देखो मेरे बच्चे, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे वन वे प्रोसेसेस होते हैं कि जो आप डेली रूटीन में देख रहे होते हो। वन वे मतलब एक सिंप में होते हैं, दूसरी सिंप में नहीं होते। सर मिसाल से समझाएं। देखो मेरे बच्चे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं इस बॉल को ड्रॉप कर दूं तो हम क्या देखते हैं कि बॉल ऊपर से नीचे आ जाती है। ऐसे ही बॉल के पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे जाते हुए वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और इवेंचुअली ज़मीन से टकराने के बाद साउंड में और हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होके ख़त्म हो गई। बोला ठीक है सर। लेकिन कभी आपने इसका रिवर्स प्रोसेस नहीं देखा। सर रिवर्स प्रोसेस क्या है? मान लो ज़मीन के ऊपर बॉल रखी हुई है और ज़मीन गर्म हो रही है, मिसाल के तौर पे, मतलब छत की बात कर रहा हूँ। छत है हमारी, उसके ऊपर बॉल रखी हुई है और छत की जो सतह है, सरफेस है, वो गर्म हुई हुई है। और अचानक से क्या हुआ, बॉल ने ज़मीन की, जो छत की ज़मीन है, छत की सतह है, छत का सरफेस है, उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, छत ठंडी हो गई और बॉल के पास हीट एनर्जी आई और फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई और बॉल अपने आप उछली और ऊपर चली गई। ऐसा कभी देखा? नहीं देखा। चलो और आसान करते हैं। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रब करता हूं तो मैकेनिकल एनर्जी यहां पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कॉमन प्रोसेस है, कई दफ़ा देखा हुआ है। लेकिन अगर मैं चूल्हे के ऊपर अपने हाथ ले जाके ऐसे रख दूं तो मेरे हाथों को हीट एनर्जी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो क्या मेरे हाथ अपने आप ऐसे होना शुरू हो जाएंगे? नहीं होंगे। और सुनो, अक्सर आपने देखा होगा, मान लो मेरे पास एक बलून है, उसमें हीलियम गैस भरी हुई है, मैं उसे फोड़ता हूं, ऐसे पंक्चर करता हूं, पिन मारता हूं, फट जाता है और हीलियम गैस इस पूरे कमरे में फैल जाती है। कॉमन सा प्रोसेस है ना, कई दफ़ा देखा है। लेकिन कभी आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये सारी हीलियम गैस जमा हो और बलून की शक्ल में वापस फॉर्म हो जाए? नहीं। सिमिलरली अगर मैं एक अंडे को, एग को ऊपर से ड्रॉप करता हूं, अंडा नीचे जाएगा, ज़मीन पे जाके वो ब्रेक कर जाएगा। अगर एक ज़मीन पे टूटा हुआ अंडा पड़ा है, ब्रेक हुआ हुआ एग मौजूद है, तो वो ज़मीन से सराउंडिंग में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास भी तो हीट एनर्जी होगी, यहां से एनर्जी एक्वायर करे, वापस जुड़े, काइनेटिक में कन्वर्ट करे और ऊपर चले जाए, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। और आसान कर लो, मतलब ये मैं सारे वो प्रोसेस बता रहा हूं जो कि आप डेली रूटीन में देखते रहते हो।
भाई एक चाय का कप मैंने यहाँ लाके रखा, थोड़ी देर बाद चाय का कप ठंडा हो जाएगा, चाय के कप से हीट एनर्जी निकल के सराउंडिंग में चली जाएगी, क्योंकि ये हॉट बॉडी है, सराउंडिंग कोल्ड बॉडी है, और हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। सवाल है क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर मैं चाय का कप यहाँ पे लाके रखूं तो सराउंडिंग के अंदर जो हीट एनर्जी है वो आके इस चाय के कप में घुस जाए और उसको मजीद खोला दे, बॉयल कर दे, गर्म कर दे? ऐसा तो नहीं होता। हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरफ। इसका मतलब ये है आपके पास ना डेली रूटीन में इतने सारे वन वे प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपको दिख रहे होते हैं, आप उनको देख रहे होते हो, लेकिन कभी हम ये सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीजन रहता है एंट्रोपी। ये जो वन वे प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस एक खास डायरेक्शन में होता है, एक खास सिम्त में होता है। इसका रीजन आपके पास क्या रहता है? एंट्रोपी रहता है। और मिसाल ले लो, बहुत मिसालें हैं। वाटरफॉल देखा है आपने? पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है, लेकिन नीचे से ऊपर पानी खुद से नहीं जाता। कभी देखा है कि मेरे पास समंदर है, अचानक से उसके अंदर एक वाटर अप बन गया, नीचे से पानी ऐसे वाटरफॉल वाले अंदाज में कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं होता। ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। अब ऐसा क्यों होता है? वन वे प्रोसेसेस उसी डायरेक्शन में क्यों होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं हो पाते? हीट कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं जाती खुद से? या पानी नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? या वो जो हीलियम बलून पॉप किया था उसके अंदर हीलियम गैस वापस आके बलून फॉर्म क्यों नहीं कर लेती? इन सब का जवाब हमें मिलेगा इस लेक्चर में, जिसको हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के नाम से। सही। पहले कुछ छोटी छोटी चीजें मैं जरा डिफाइन कर दूं जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं। देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते हैं सिस्टम का, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग का। रिवाइज कर रहा हूं। सिस्टम कोई भी वो चीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लो ये जो मेरा कमरा है, ये मेरी पूरी कायनात है, यूनिवर्स है, इसके बाहर कुछ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल फोन, बेसिकली कैमरा नहीं है, मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल लगा हुआ है जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए हो गया सिस्टम। इसके अलावा जो भी कुछ है जो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। तो एक चीज होती है जिसको आप कहते हो सिस्टम, एक चीज होती है जिसको आप कहते हो सराउंडिंग। बोला ठीक है सर, ये तो बहुत आसान बात है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर जो चीज बनती है ना, इसको आप कहते हो यूनिवर्स। क्योंकि भाई दो ही चीजें हैं दुनिया में, एक वो चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको छोड़ के हर चीज क्या है? सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिला के आपका क्या बन गया? यूनिवर्स। और हम मानते हैं हमारे पास जो यूनिवर्स है उसके बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो हमारा यूनिवर्स है उसको हम कहते हैं ये कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम कि जिससे बाहर मास और एनर्जी नहीं जा सकती, और जिसके अंदर उसके बाहर से एनर्जी और मास नहीं आ सकता। अगर मैंने पूरे यूनिवर्स को कंसीडर कर लिया तो भाई एनर्जी बाहर से कहां आएगी? यूनिवर्स के बाहर तो कुछ नहीं है। मैंने सब चीजों को मान लिया कि वो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स मेरा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके बाहर मास नहीं जा सकता, बाहर से कुछ आ नहीं सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां। एनर्जी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, और अंदर भी नहीं आ सकती। तो यूनिवर्स आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान बातें बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आगे चलो। अब देखो मेरे बच्चे, एक हमने प्रोसेस पढ़ा था जिसका के नाम था रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको याद होगे, जो इससे पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें बहुत तफसील से बताए थे। मेरे बच्चे, रिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास क्या होते हैं? इनको आप कहते हो ये है इक्विलिब्रियम प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है? इक्विलिब्रियम प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसको आप बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता कैरी करते हो। यानी कि मान लो आपके पास एक गैस है एक सर्टेन स्टेट में। अब हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये सारी चीजें पता है जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं। एक गैस है, यहां पे मैंने एक सिस्टम में भरी हुई है, एक कंटेनर में। इसका कुछ प्रेशर है, मान लो P1, कुछ वॉल्यूम है, मान लो V1, कुछ टेम्परेचर है, मान लो T1। ठीक है, मैं क्या करता हूं, और ये वही वाली मिसाल है जो मैंने लेक्चर नंबर 6 में ली थी। यहां पे मेरे पास इस पिस्टन के ऊपर एक प्लेट सी लगी हुई है, और यहां पे मेरे पास लेड के छर्रे रखे हुए हैं जिनको आप लेड शॉट्स कह सकते हो, लेड बॉल्स कह सकते हो। अब होता क्या है, पिस्टन यहां पे रुका हुआ है क्योंकि गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम है। मैंने यहां से एक बॉल हटा दी, जैसे ही एक बॉल हटाई तो नीचे से ये हल्का सा ऊपर चला गया, यानी कि इसमें एक्सपेंशन आया।
एक्सपेंशन मतलब थोड़ा सा ऊपर गया। बोला ठीक है सर, थोड़ा सा ऊपर गया। जब ये थोड़ा सा ऊपर गया तो देखो ये वैल्यूज थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई ना, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज। हाँ, अगर मैं बाहर से हीट प्रोवाइड कर दूंगा तो टेम्परेचर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये बात समझो कि पहले ये मेरे पास इनिशियल स्टेट थी, मैंने इसे एक्सपेंड किया या कंप्रेस किया, कुछ किया मैंने इसके साथ, कुछ छेड़छाड़ करी मैंने इसके साथ, और अब इसकी स्टेट चेंज हो गई। ऐसे ही जब मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, तो मैं बहुत आहिस्तगी से गया, यानी कि मैंने सिस्टम में बहुत चुन्ना सा चेंज किया, बहुत छोटा सा चेंज लाया, इन्फिनिटेसिमल चेंज लाया, इन्फिनिटेसिमल बहुत बारीक सा चेंज लाया, जिसकी वजह से सिस्टम का स्टेट कुछ चेंज हुआ। और मेरे पास ये सलाहियत है कि मैं अगर ये चेंज रिवर्स कर दूं तो मेरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मतलब सर? मैंने ये लेड शॉट हटाया था तो सिस्टम थोड़ा एक्सपेंड हुआ, ये 1 से 2 में गया। मैं जैसे ये लेड शॉट वापस डालूंगा, ये सिस्टम वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, बिल्कुल हल्कू से, आहिस्ता से, प्यार से, मोहब्बत से। ऐसे सारे प्रोसेस आपके पास क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस, या इनको आप कहते हो इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस। बोला ठीक है सर, समझ में आया। हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस आपने अपने कोर्स में पढ़े हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, इडियाबैटिक और आइसोथर्मल, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? मैंने आपको लेक्चर 6 में भी ये बात बताई थी कि आप जिन प्रोसेसेस की इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट कर पाते हो, कर सकते हो, वो रिवर्सिबल ही होते हैं। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, प्यार मोहब्बत से ही उनका स्टेट चेंज हुआ है, तभी तो आप वो सारी की सारी जो पीवी डायग्राम में प्लॉट कर पाते हो। अगर आपने रैंडम चेंजेस की होती, अगर आपने चेंजेस ऐसे की होती कि सिस्टम दरमियान में इक्विलिब्रियम लूज कर देता, तो आपको इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए दरमियान में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का वैल्यू पता ही नहीं था, तो आप इंडिकेटर डायग्राम कभी प्लॉट नहीं कर सकते थे। ठीक है, बहरहाल इसके बारे में पूरी डिटेल लेक्चर 6 में ऑलरेडी कवर है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी बात भी समझ में आती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आराम से, प्यार से, मोहब्बत से होने वाले प्रोसेस हैं, इनको इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, इनकी खास बात क्या है कि मान लो आपने इस प्रोसेस में एक्सपेंशन लेकर आए, तो ये चुनने से किसी वजह से होता है, मतलब किसी थोड़े से स्टेप को करने से ये काम होता है। ऐसा नहीं होता एकदम यहां से उठ के यहां चिपक जाएगा। एक्सपेंशन है कि यहां से यहां जाएगा, लेकिन एकदम नहीं जाएगा, पहले यहां जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, छोटे 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 स्टेप्स में होता है। उसका फायदा क्या होता है? एक छोटे स्टेप से अगर आप एक कदम ऊपर गए तो वही स्टेप रिवर्स करने पर आप वापस आ जाओगे, यानी कि अपनी इनिशियल स्टेट को आप वापस अचीव कर लोगे। तो सच प्रोसेसेस आर टर्म्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इनको क्वासी इक्विलिब्रियम या क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब दूसरा जो मेरा बेटा हमारे पास प्रोसेस होता है, वो हमारे पास होते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। सर ये इररिवर्सिबल क्या है? जो कि नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। सर नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि भाई जो भी कुछ हो रहा है वो इतना तेजी से हो रहा है या इस तरह से हो रहा है कि अगर आप सिस्टम के ऊपर कोई छोटा सा चेंज करो, कोई इन्फिनिटेसिमल चेंज करो, तो आप चेंजेस को रिवर्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब मान लो पिस्टन पहले यहां था, अब एकदम यहां चला गया, आप चाहो कि ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, रीट्रेस कर लो वापस, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें स्लाइड सा चेंज करने पर, छोटा सा चेंज करने पर जो पहले कहानी हुई है उसे रिवर्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके, वापस रीट्रेस किया जा सके, तो यह पॉसिबिलिटी नहीं होती इररिवर्सिबल प्रोसेस में, कि ये एक स्टेट से जब गुजर गया तो वापस उस स्टेट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, टर्बुलेंस इन्वॉल्व होती है और एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पिस्टन के पास मान लो कि वो फ्रिक्शन है, यानी कि जब वो ऐसे कंटेनर से रगड़ खाता हुआ जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट लूज करता है। अब आप इररिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहे हो किसी भी प्रोसेस में, तो मान लो पिस्टन ऐसे ऊपर गया रगड़ खाता हुआ, तो ड्यूरिंग द रगड़ खाइंग जो उसने एनर्जी फ्रिक्शन में लूज कर दी वो वापस थोड़ी आएगी। अगर मान लो आपने सिस्टम को हीट दी और उसकी वजह से पिस्टन भाई ऐसे रगड़ खाते हुए ऊपर चले गए और 10 जूल इस हीट लूज कर दी फ्रिक्शन की वजह से, तो अब अगर आप सिस्टम से हीट वापस लोगे तो ऐसा थोड़ी होगा जब वो नीचे आएगा तो वो फ्रिक्शन वाली हीट आपको एयर मॉलिक्यूल वापस कर देंगे, जा भाई
भाई अल्लाह के नाम पे अपनी हीट वापस ले ले, तो ये नहीं होता। तो आपके पास जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जहन में रखिएगा, ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। तो सर फिर रिवर्सिबल क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम आइडियलाइज सिस्टम के ऊपर काम करना सीख सकें। सही है, ये हो गई कुछ बुनियादी बातें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोला ठीक है सर। अच्छा, एक दो टर्म्स और समझ लीजिए आगे चलने से पहले। मेरा बेटा, एक होता है जिसको आप कहते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला। बहुत टाइम पहले वो एक फिल्म देखी थी ना, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, नाम भूल गया मैं उसका। वो उसको कहता है यार दुकान का नाम ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि फौरन से मुंह से निकले। बोलता है थूक रख लो, क्योंकि मुंह खोलते हैं तो थूक पहले निकलता है। आई एम सॉरी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस चीज वो होती है जो कि बगैर कुछ करे हो। बात समझिए, मतलब कोई भी बंदा अगर मुंह खोलता है और अंदर से कुछ बाहर आता है तो ये स्पॉन्टेनियस है। वो ऐसा नहीं है खुद से जो है ना मुंह से आपके ऊपर कुछ स्पिट कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो दिस इज वेरी स्पॉन्टेनियस। आई एम सॉरी, इस तरह की मिसाल मैंने ली। तो स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा। नॉन स्पॉन्टेनियस जो कि खुद से नहीं हो रहा। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? जो कि खुद से नहीं हो रहा और इसको करने के लिए आपको कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट खेलने खुद ही भाग जाओगे। ऐसे नहीं है घर वाले आपके पीछे हाथ जोड़ रहे होंगे अल्लाह के वास्ते क्रिकेट खेल ले जाके। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे। स्पॉन्टेनियस। सर अब फिजिक्स वाली मिसाल ले लें। फिजिक्स वाली, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से होता है, आप कुछ नहीं करते। आपने कभी कहा चाय के कप को यहां रख के कि ए भाई हीट तू बाहर निकल जा? नहीं। हां, अगर उल्टा करना हो, सराउंडिंग की हीट को आपने चाय के कप में डालना है ले जाके, तो इस काम के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल का उल्टा। पानी वाटरफॉल में ऊपर से नीचे खुद आता है, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली जो हीट है वो हॉट से कोल्ड तो खुद ही जाती है, लेकिन कोल्ड से हॉट में ले जाने के लिए एसी लगाना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ता है, हीट पंप लगाना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्पॉन्टेनियस जो खुद से होगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। इतने हिस्से को छाप लो। अब हम चलते हैं, ठीक है। अब जहन में रखिएगा, हमारे पास जो मैंने शुरू में बताया था ना, वन वे प्रोसेसेस। आपके पास जो वन वे प्रोसेसेस होते हैं वो एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद से हो रहे होते हैं। अब स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं? स्पॉन्टेनियस इसलिए होते हैं कि आपके पास एंट्रोपी बढ़ रही होती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होती है। क्या मतलब सर? नहीं समझ में आया? अभी तो मैंने एंट्रोपी समझाया ही नहीं है। अभी सिर्फ इतना जुमला लिखो कि वन वे प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन अ डायरेक्शन वेयर द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। अभी इतना बोला कि वन वे प्रोसेस खुद से जब भी होते हैं उस सिमत में होंगे कि जहां पे एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ रही होगी। यानी कि हीट अगर हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है तो गोया वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही होगी। एंट्रोपी क्या भला है? नहीं पता, अभी पता ही नहीं अभी तक हमें। एंट्रोपी को आप मेजर कर सकते हो, अभी पढ़ेंगे सब कुछ हम। सिमिलरली अगर आपके पास बलून फटने पर हीलियम के मॉलिक्यूल्स बाहर फैल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही होगी। अगर आपके पास हाथ को रब करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, गोया वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही होगी। अगर आपके पास पानी ऊपर से नीचे आ रहा है खुद से, गोया वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही होगी। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस, जो कि एक डायरेक्शन में खुद से हुए चले जा रहा है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में आपके पास एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये बात तय हो गई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है ना, वो तो हम बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे एंट्रोपी वाली, जब तक आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। इतने हिस्से को छाप लो। अब समझते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी होती क्या है। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास एंट्रोपी किस बला का नाम है? एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम की मेजरमेंट, रेंडमाइजेशन की मेजरमेंट। डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम इज टर्म्ड एज एंट्रोपी। आपका कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने ज्यादा डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर बोले तो बेतरतीब है। क्या मतलब सर? समझो इस बात को।
अगर मान लो तुम इस कमरे के टॉप पे हो, इस पे छत नहीं है मान लो, और तुम कमरे के टॉप से एक तस्वीर लेते हो, कैमरा यहाँ है, बिलाल यहाँ है, कंप्यूटर वहाँ है, बिलाल की एक लाइब्रेरी वहाँ है, टेबल वहाँ है, तुमने एक ऑर्डर ले लिया। अब थोड़ी देर बाद बिलाल यहाँ चला गया, आपने फिर तस्वीर ली। अब पहले के मुकाबले में ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। ये है डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। डिसऑर्डरनेस से क्या मुराद है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा बेतरतीब होती जा रही है। तो एंट्रोपी इज डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। ये बेसिकली बताता है कि कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर में है। ठीक, अभी आहिस्ता आहिस्ता, कोई परेशानी नहीं है। जब ये लेक्चर खत्म होगा आपको फील आ चुका होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, टेंशन नहीं। इसको हम डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम भी कहते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमाइजेशन भी कहते हैं, डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं। तो एंट्रोपी ये है। अभी क्या है कुछ नहीं पता, ये लिख लेना बस। एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। एक मिसाल से समझते हैं और पुरानी वाली बात को इससे कनेक्ट करते हैं, फिर आते हैं वापस। मेरे बच्चे, ये वही मिसाल है जो मैंने आपको पहले भी दी थी, फिर रिपीट कर दूं। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास एक इंसुलेटेड सिस्टम है। इंसुलेटेड मतलब कि इसके बाहर से कोई एनर्जी अंदर नहीं जा सकती, अंदर से कोई एनर्जी बाहर नहीं आ सकती। और यहां पे हमारे पास एक मान लो कोई मेम्ब्रेन मौजूद है, मेम्ब्रेन जो कि पार्टीशन कर रहा है। इस जगह पे हमारे पास वैक्यूम है। जितने लोगों ने लेक्चर नंबर 6 देखा हुआ है, याद आ गया होगा, मैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात करने लगा हूंगा। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। यहां पे मान लो मेरा बेटा, मेरे पास गैस मौजूद है, गैस मस्त भरी हुई है। गैस के पास इंटरनल एनर्जी मौजूद है और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। गोया अगर मैं आपको बोलूं तो इस वक्त सिस्टम में एक सर्टेन डिसऑर्डर है। सिस्टम में एक सर्टेन क्या है? डिसऑर्डर है। सिस्टम की एक सर्टेन एंट्रोपी है। इसको मैं कह देता हूं SI। एंट्रोपी को शो करते हैं हम S से। सिस्टम का एक सर्टेन डिसऑर्डर है। सर इसे डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं? भाई डिसऑर्डर इसलिए कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं ना, रुके हुए थोड़ी हैं। हाँ, अगर सब चीजें स्टैटिक हो जाए तो ऑर्डर स्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन ये तो मूव कर रहे हैं ना, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, मूव कर रहे हैं, डम 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 डम। सर्टेन डिसऑर्डर है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो, इसको मैंने कहा इसकी इनिशियल एंट्रोपी क्या है? हमारे पास SI है। ये एक मेम्ब्रेन था, आपने इस मेम्ब्रेन को प्लग कर दिया, इस मेम्ब्रेन को फाड़ दिया, इस मेम्ब्रेन को खत्म कर दिया। जैसे ही आपने इस मेम्ब्रेन को खत्म किया तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले सिर्फ यहां तक कन्फाइन थे, इसको बल्कि आगे बना देते। पहले ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपके पास सिर्फ यहां पे कन्फाइन थे और इस जगह में वैक्यूम था। जैसे ही आपने मेम्ब्रेन को खत्म किया तो क्या आपको यह बात समझ में आती है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स अब बिखर जाएंगे और फैल जाएंगे और कहां पे चले जाएंगे? इस पूरे वेसल में चले जाएंगे। पहले अगर इन्होंने एक वॉल्यूम V ऑक्यूपाई किया हुआ था, मान लो इस पूरे वेसल के मैंने 2 टुकड़े किए हुए थे, इसका वॉल्यूम V था, इसका वॉल्यूम भी V था, तो टोटल वेसल का वॉल्यूम 2V था। तो पहले सारा का सारा गैस वॉल्यूम V में कंटेन था। अब जैसे ही मेम्ब्रेन खत्म किया ये पूरे वॉल्यूम में फैल गए। पहले के मुकाबले में डिसऑर्डर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एक बड़े वॉल्यूम में, सोचो, छोटे वॉल्यूम में गैस सिर्फ इतने ही हिस्से में मूव कर सकती थी, अब बड़े में गैस और ज्यादा जगह मूव कर सकती है। भाई ये वाला मॉलिक्यूल पहले यहां नहीं जा सकता था, ये इसी हिस्से में मूव कर सकता था, अब ये वाला यहां भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। गोया कि डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम क्या हो गई? बढ़ गई। सोचो, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। मैंने क्या कहा था कि वन वे प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहां पर एंट्रोपी क्या हो? इंक्रीज हो। जैसे ही आपने इसको हटाया, मेम्ब्रेन को प्लग किया, फाड़ा, ये खुद ये हो गया। आपने थोड़ी बोला मॉलिक्यूल्स को कि बेटा वो वाली जगह ऑक्यूपाई कर लो, क्योंकि इसमें सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। यानी कि अब आप बोलोगे कि सिस्टम की एंट्रोपी अगर मान लो अब SF है तो SF एंट्रोपी इज ग्रेटर देन SI। जब ही ये प्रोसेस खुद से हुआ है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से हुआ है, मतलब जैसे ही मेम्ब्रेन हटाया ये खुद से आपकी गैस फैल गई। हाँ, अब सोचो, अगर मुझे इस गैस को वापस इधर कन्फाइन करना हो तो ये काम खुद से नहीं होगा। क्यों? अभी सिस्टम का डिसऑर्डर क्या है? ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है। अगर मुझे इस गैस को वापस इधर लेकर आना है, यानी कि इधर लेकर आना है, तो गोया मैं चाह रहा हूं सिस्टम का एंट्रोपी कम हो, डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम क्या हो? कम हो। तो डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम का कम होना ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो, ये मेम्ब्रेन था,
ये सिस्टम का डिसऑर्डर था इन सिस्टम, एक मतलब एक सर्टेन ऑर्डर मान लो। जैसे ये मेम्ब्रेन पढ़ा, पहले के मुकाबले में ज्यादा वॉल्यूम मिल गया। अब डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसलिए कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल पहले कम जगह मूव कर सकता था, वो ज्यादा जगह मूव कर रहा है ना भाई। डिसऑर्डरनेस और बढ़ गई। डिसऑर्डरनेस क्या? बेतरतीबी और बढ़ गई। पहले बेतरतीबी कम वॉल्यूम में थी, अब बड़े वॉल्यूम में आ गई, तो डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम क्या हो गया? बढ़ गया। बोला ठीक है सर, समझ में आया। ये नेचुरल है, मतलब जैसे ही मेम्ब्रेन हटाया खुद से फैल गया। तो आप बोलोगे ये जो आपका प्रोसेस था ये कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि यहां से यहां जाते हुए आपकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि एंट्रोपी का जो चेंज है वो पॉजिटिव है। एंट्रोपी का चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो भाई इस वाली चीज की एंट्रोपी ज्यादा थी, डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, इसकी कम थी, इस स्टेट की, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ज्यादा वाली एंट्रोपी माइनस कम वाली एंट्रोपी विल गिव मी द एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। बोला ठीक है सर। लेकिन अब मैं ये चाहूं कि भाई ये गैस सारी खुद से इधर चली जाए और मैं यहां पे कोई मेम्ब्रेन स्टैब्लिश कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इस गैस को आपने एक हिस्से में लेके जाना है तो आपको यहां पे अगर पिस्टन लगा हुआ है मान लो, तो इस पिस्टन को आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझो इसको अच्छे से समझो, कोई जल्दी नहीं है। ये तो मैंने शुरू में कह दिया ना कि ये इतना खास टॉपिक नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का फील लेने के लिए पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। देखो अब आप अगर ये चाहते हो कि ये जो गैस है ये सारी उठ के इधर चले जाए, पहले वाली स्टेट अचीव हो जाए, तो ये आप क्या कर रहे हो? आप ऐसी सिम्ट में जा रहे हो जहां पे सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, डिसऑर्डरनेस कम हो रही है। ज्यादा डिसऑर्डर, कम डिसऑर्डर, ज्यादा डिसऑर्डर से आप कम डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हो। ये यूनिवर्स की मंशा और मर्जी के खिलाफ है, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, ये खुद से नहीं होगा। ये बताया था मैंने पहले। क्या बताया था? फिर सुनो। मैंने कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था कि वन वे प्रोसेसेस टेंड टू मूव इन अ डायरेक्शन वेयर डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस। अब सोचो, मैंने आपको बलून वाली मिसाल दी थी। सोचो एक बलून है, उसके अंदर हीलियम के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सोचो ये ऐसा बलून है, इसके अंदर हीलियम के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सारे के सारे हीलियम के मॉलिक्यूल इस बलून के अंदर कन्फाइन हुए हुए मौजूद हैं, इसके अंदर मस्त मूव कर रहे हैं। जैसे ही आपने उसे फाड़ा, ये बलून के मॉलिक्यूल निकल के पूरे कमरे में फैल गए। अब पहले के मुकाबले में डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, तो ये नेचुरल है, फाड़ने पर वो खुद चले गए, आपने कुछ नहीं किया। सही है, आपने सिर्फ उन्हें रास्ता दिया, वो खुद चले गए। अब आप एक बलून का खाली गुब्बारा लेकर आ जाओ और उन्हें ऐसे खोल के रास्ता दो कि भाई मॉलिक्यूल अंदर घुस जाए, इसको फुला दे, ये नहीं होगा नेचुरली। गेटिंग? आप एक खाली बलून लाए और ऐसे उसकी ओपनिंग खोल के खड़े हो गए कि यार मॉलिक्यूल जितने भी यहाँ हीलियम के हैं वो इसके अंदर घुस जाओ आके, नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये फर्क है। अभी और डिटेल से फर्क बताता हूं। अब और मिसाल लो, जब आप हाथ को यहां रब कर रहे हो, हाथ को रब कर रहे हो, तो मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, और जब हीट में कन्वर्ट होती है एनर्जी तो एंट्रोपी बढ़ती है। ये भी आगे चल के और पता चलेगा, अभी मेरी बात मान लो, जब इसका फॉर्मूला पढ़ा दूंगा। अभी जब भी कोई एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये वाले काम की वजह से हो रही है। लेकिन अब सोचो, अगर मैं इसको चूल्हे पे रख दूं और मैं कहूं हीट मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाए यहां पे, तो इसकी वजह से एंट्रोपी कब हो रही है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हीट की वजह से एंट्रोपी क्यों बढ़ती है ये भी समझ लो जरा। देखो समझो, आपके पास होता क्या है, जब आप इसको रब कर रहे हो, यहां पे आपके पास फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये हीट एनर्जी थोड़ी देर बाद आपका हाथ ठंडा हो जाएगा ना, ये हीट कहां जा रही है? एयर के पास जा रही है। तो एयर के मॉलिक्यूल ये हीट एनर्जी एक्वायर करेंगे तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है हीट का प्रोड्यूस होना। लेकिन अगर आप इसको हीट पे रखते हो और वहां से लेके आप बोलोगे ये अपने आप ऐसा होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सही है, आगे चल के भी और भी पढ़ेंगे, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो ये हो रहा है आपके पास, यहां पे सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है सर, समझ में आता है। इतनी बात हमें समझ में आती है कि एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। वन वे प्रोसेसेस टेंड टू मूव इन अ डायरेक्शन वेयर एंट्रोपी इंक्रीजेस। बोला ठीक है सर, यहां तक समझ में आता है। यानी कि प्रोसेस उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा जहां पे एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। और जिस सिम्ट में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही होगी वहां पे आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। हमें खुद से कोई कार्रवाई डालनी होगी अगर हमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करना है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, हमसे मुराद फिजिक्स वाले एंट्रोपी को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते, रादर हम इंटरेस्टेड होते हैं एंट्रोपी के चेंज में। कि भाई हमें यह बता दिया जाए
चेंज कितना आया, जैसे इंटरनल एनर्जी है, हम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते कि गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह पे हम डेल्टा यू की बात करते थे कि सिस्टम की पहले एनर्जी ये थी, अच्छा ठीक है बाद में ये हो गई, ये बता चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आया तो इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, अगर चेंज नेगेटिव आया तो इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटी है या कम हुई है। बिल्कुल वैसे ही हम यहां पे इंटरेस्टेड रहेंगे पूरे टॉपिक में डेल्टा एस या चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने में। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एस वो मैं आपको बताता हूं। क्यों? क्योंकि एस आई से मुराद या इनिशियल एंट्रोपी भी क्या है? डिसऑर्डरनेस, ये भी डिसऑर्डरनेस है। तो हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि पहले से ज्यादा डिसऑर्डरनेस है या पहले से कम डिसऑर्डरनेस है। बस ये पहले से ज्यादा डिसऑर्डरनेस है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, पहले से कम डिसऑर्डरनेस है तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, अगर कम हो गई तो डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अच्छा आगे चलते हैं, डेल्टा एस कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पर जाने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको प्रोसेस के होने की डायरेक्शन नहीं बताता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। क्या मतलब सर जरा समझाएं। देखो अगर मैं बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दूं, बॉल ऊपर से नीचे आया, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद साउंड में और हीट में कन्वर्ट हो गया, तो टॉप पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, नीचे आते हुए सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, फिर जमीन के टकराने के बाद साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गई। हर स्टेट में ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, अब एक मान लो बॉल जमीन पे रखी हुई है, ठीक है, बॉल जमीन पे रखी हुई है, जमीन के पास जो हीट एनर्जी है वो बॉल ने चूसी, एक्वायर करी, गेन करी, ठीक है, उससे ली, और उस जो मैं बोल रहा हूं मान लो यहां बॉल रखी हुई है, मेरी साउंड एनर्जी भी उसने एक्वायर करी, जमीन की एनर्जी भी सारी चूस ली उसने, और अब खुद से वो बॉल ऊपर आई, मतलब वो जो साउंड और हीट थी वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, और अब काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखो तो ये वाला भी सही है, प्रोसेस हो सकता है। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, तो एनर्जी तो कंजर्व है। भाई देखो मान लो यहां बॉल रखी हुई है, बॉल जमीन पे रखी हुई है, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे पास साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो मान लो बॉल ने गेन करी, और जमीन पे रखी हुई है, जमीन की एनर्जी बॉल ने एक्वायर कर ली, तो हीट जमीन से ले ली, एनर्जी साउंड मेरे पास से आ गई, तो टोटल एनर्जी आ गई, और ये कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, अब बॉल ऊपर आई, तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल में, तो मान लो 10 जूल एक्वायर की थी, 10 जूल काइनेटिक हुई, पर 10 जूल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तहत ये प्रोसेस सही है, कोई मसला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और आसान कर लो, कप है, कप है, कप गर्म है, कप के बाद मान लो एनर्जी 10 जूल है, सराउंडिंग की एनर्जी क्या है? 2 जूल है। बोला ठीक है सर। कप के अंदर से हीट एनर्जी निकल के कहां जाती है? बाहर, क्योंकि ये हॉट है ये कोल्ड है। लेकिन अगर ऐसा हो ये 10 जूल वाली वो 2 जूल वाली बॉडी, सराउंडिंग से हीट यहां पे आ जाए, 2 जूल यहां आ जाए, तो अगर यहां से हीट निकल के बाहर चली गई, 10 जूल बाहर चली गई, तो 10 + 2 12 जूल तब भी था। अगर इस कप में 2 जूल बाहर से आ जाए तो 10 + 2 12 अब भी है। ये बात समझो, ये बात समझो अच्छे से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तहत उल्टा काम हो सकता है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है भाई हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कंजर्व्ड एट एनी कॉस्ट, एंड इट इज रिमेनिंग कंजर्व्ड। क्यों सर? कप की कुछ एनर्जी है, सराउंडिंग की कुछ एनर्जी है, कप के अंदर से एनर्जी निकल के बाहर चली गई, तो सराउंडिंग की एनर्जी प्लस कप की एनर्जी, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस से होता है, कप में से हीट बाहर जाती है। इस चाय के कप में अगर वो सराउंडिंग वाली एनर्जी आके घुस जाए तो कप की एनर्जी प्लस सराउंडिंग की एनर्जी, टोटल तो वही आएगा अभी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना आपको प्रोसेस की डायरेक्शन नहीं बता पाता, वो आपको ये बताता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि कप में से एनर्जी निकल के बाहर जा सकती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा सकती है, कोल्ड से हॉट में नहीं आ सकती, ये बताता है। बॉल ऊपर से नीचे आ सकती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती खुद से। पानी ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। बलून फटने के बाद गैस बाहर जा सकती है, गैस खुद से बलून के अंदर घुस के उसे फुला नहीं सकती। ये बात है, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलो ये समझ में आ गया। अब सर ये बता दें, इतनी बात हमारी हो गई तो हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने बताया चेंज इन एंट्रोपी कैसे आता है भाई, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। बोला ठीक है सर। चेंज इन एंट्रोपी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एंट्रोपी का चेंज होना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक,
कितनी हीट गेन या लूज करी, कितनी हीट गेन या लूज करी। सर दोनों चीजें क्यों लिख रहे हैं भाई, हो सकता है कोई बॉडी हीट गेन कर रही है, कोई बॉडी हीट लूज कर रही हो, पढ़ के आए। कितनी हीट गेन या लूज हुई है और किस टेम्परेचर पर गेन या लूज हुई है, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। किस टेम्परेचर पर लूज या गेन हुई है, समझना इस बात को, किस टेम्परेचर पर लूज या गेन हुई, ये बहुत जरूरी है। सही है, मतलब अगर दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, अच्छे से सुनना, एक छोटी सी मिसाल समझो। अक्सर लोगों को ना ये वाला पार्ट याद रहता है कि चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड करता है कितनी हीट गेन या लूज हुई, और ये वाला पार्ट भूल जाते हैं कि किस टेम्परेचर पर गेन या लूज हुई। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट लूज करे और दूसरी बॉडी वो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को गेन करे, लेकिन दोनों का चेंज इन एंट्रोपी अलग अलग आएगा डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर्स। मिसाल लेते हैं, एक मान लो आपके पास हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 400 केल्विन। एक आपके पास मान लो कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर है मान लो 100 केल्विन। बोला ठीक है सर। हॉट बॉडी ने हीट लूज करी, मान लो हीट लूज करी 100 जूल की। बोला ठीक है सर। यही हीट इस कोल्ड बॉडी ने गेन कर ली और 100 जूल इसने हीट गेन कर ली। अगर मैं आपको बोलता हूं इन दोनों का जरा इंडिविजुअली डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी तो कैलकुलेट करो। अगर मैं इस हॉट बॉडी का चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करूं, चेंज इन एंट्रोपी क्या है, कितनी हीट गेन या लूज करी डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पर करी। तो भाई देखो कितनी हीट गेन या लूज करी है 100 जूल, किस टेम्परेचर पर करी है 400 केल्विन। साइन कन्वेंशन याद रखना, माइनस साइन लगेगा अगर बॉडी से हीट जाएगी। मैं यहां लिख भी देता हूं, आपके पास डेल्टा एस की साइन नेगेटिव कब होगी, अगर बॉडी हीट लूज कर रही है। अगर बॉडी हीट लूज कर रही है तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होगा। अभी रीजन भी बताऊंगा, आप परेशान नहीं हो। सिमिलरली डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, अगर बॉडी हीट गेन कर रही है। अगर बॉडी हीट गेन कर रही है, देखो डेल्टा एस नेगेटिव से क्या मुराद है, डेल्टा एस नेगेटिव से यह मुराद है, डेल्टा एस कैसे आता है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा, सोचो कि अगर फाइनल एंट्रोपी कम है और इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है। फाइनल एंट्रोपी कम है, फाइनल एंट्रोपी कम है और इनिशियल एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है, ऐसे ही होगा। तो भाई जब कोई बॉडी हीट लूज करेगी, सोचो जब कोई बॉडी हीट लूज करेगी तो उसमें डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा। क्यों, अगर कोई बॉडी हीट लूज करेगी तो वो हीट आ कहां से रही है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी से। तो गोया के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। जब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया तो गोया उनकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स कम हो गई। तो गोया उनका जो मोशन है वो अब पहले के मुकाबले में आहिस्ता हो गया। पहले ये मॉलिक्यूल तेजी से डम 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 मूव कर रहा था, अब ये मॉलिक्यूल आहिस्ता 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 मूव कर रहे हैं। तो गोया के हीट लूज करने पर एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है। यानी कि अगर एक बॉडी ने 100 जूल हीट लूज कर दी तो इनिशियल एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस उसका ज्यादा था, अब 100 जूल हीट लूज करने के बाद उसकी एंट्रोपी कम हो गई है, क्योंकि अब डिसऑर्डरनेस कम हो गई है। अब मॉलिक्यूल उस रफ्तार से मूव नहीं कर पा रहे जिस रफ्तार से वो पहले मूव कर रहे थे। तो जब कोई बॉडी हीट लूज करती है, ध्यान में रखिएगा उसका डेल्टा एस कैसा आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि आपके पास क्या हुआ, डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम कम हुआ है। और जब कोई बॉडी हीट गेन करती है तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो हीट गेन कर रही है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो पहले से ज्यादा तेजी से मूव करेगा, पहले से ज्यादा बवाल मचाएगा, पहले से ज्यादा एंट्रोपी जनरेट करेगा, पहले से ज्यादा डिसऑर्डरनेस क्रिएट करेगा। तो एनर्जी गेन करने पर, ध्यान में रखिएगा, हीट एनर्जी गेन करने पर डेल्टा एस आपके पास कैसा होता है, पॉजिटिव। और डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एस एफ का वैल्यू ज्यादा है, एस आई का वैल्यू कम है, फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है, इनिशियल एंट्रोपी कम है। तो मैं ये भी मैंने बता दिया कि भाई क्यों होता है। अब इधर देख लो, अब देखो इसने क्या करा, हाँ ये मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, मैं ये कर रहा था एक्सप्लेन इसके फॉर्मूले को, कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, कितनी हीट गेन या लूज करी है और किस टेम्परेचर पर करी है। ठीक है, किस टेम्परेचर पर करी है ये भी जरूरी है, किस टेम्परेचर पर करी है ये भी क्या है, जरूरी है। बोला ठीक है सर। अच्छा अब ये बता रहा था, देखो इसने 100 जूल हीट लूज करी, इसने वो 100 जूल गेन कर ली, मान लो ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम था। बोला ठीक है सर, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका अगर मैं एंट्रोपी का चेंज निकालूं तो ये 2 0 से 2 0 मर गए, ये होता है माइनस का 1/4 और यूनिट इसकी होती है जूल पर केल्विन, क्योंकि हीट की यूनिट जूल है, इसकी यूनिट केल्विन हो गई। ठीक है,
तो ये बन गया माइनस का 0.25 जूल पर केल्विन। बोला ठीक है सर। अब अगर मैं आपको बोलूं, गौर से सुनना, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसका जरा एंट्रोपी चेंज निकालो, डेल्टा एस सी। हाँ, अब एक किसी के जहन में ये भी आ सकता है कि सर इसने हीट लूज करी, यहां तो एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव है, आपने कहा था कि एंट्रोपी का चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस होता है। अभी समझते हैं आप, अगर आपके जहन में ये आ रहा है तो उसका मतलब बहुत अच्छा आपके जहन में डाउट आ रहा है, आप एंट्रोपी को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या बोला मैंने कि सर जब इसने हीट लूज करी तो इसका तो एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव हो गया। आपने कहा था प्रोसेस सिर्फ वो हो सकता है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अभी समझ में आएगा। 2 मिनट दो मुझे, अभी समझ में आएगा। अगर मैं इसका एंट्रोपी निकालता हूं तो इसने कितनी एंट्रोपी गेन, इसने कितनी हीट गेन करी 100 जूल, और किस टेम्परेचर पर भाई 100 केल्विन पे। और यहां पे प्लस साइन आएगा। क्यों प्लस साइन आएगा? क्योंकि ये एनर्जी गेन कर रहा है। जब आपने 2 0 से 2 0 मार दिए, क्या आया? प्लस का 1 जूल पर केल्विन। अब ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम था ना, एक मैंने कहा था ये पूरा कैसा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें दो ही बॉडीज हैं और हीट कहां से कहां गई है, हॉट से कोल्ड में गई है। इसने 100 लूज करी, इसने 100 गेन करी। आइसोलेटेड सिस्टम में तो और कुछ यहाँ है भी नहीं, ये 100 जूल पूरी इसके पास चली गई। अगर मैं आपको बोलूं तो ये मेरे पास एक तरह से पूरा यूनिवर्स हो जाएगा। ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब मेरे बच्चे के क्या हो गया, ये यूनिवर्स हो गया। भाई यूनिवर्स में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। जब इसने हीट लूज करी तो मान लो ये सिस्टम है, ये गेन कर रहा है, इसको सराउंडिंग मान लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? या अगर इसे सिस्टम मानना है तो इसके पास हीट आ रही है, कहां से आ रही है, सराउंडिंग से आ रही है। ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम मिला के मेरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स कैलकुलेट कर दो, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में 2 बॉडीज है यहां पे, डेल्टा एस इंटू एच प्लस का डेल्टा एस इंटू सी। अब देखो इसका कितना हो गया, माइनस का 0.25, इसका कितना हो गया, प्लस का 1.00 लिख सकते हैं। 1 में से 0.25 निकालोगे क्या आएगा, 0.075 प्लस का जूल पर केल्विन। क्या सीखा आपने? 2 बातें सीखी। पहले कि ये प्रोसेस हो सकता है, कौन सा, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का फ्लो, जो आप देखते हो नेचर में, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का फ्लो आप देखते हो। तो हॉट बॉडी हीट लूज करती है, कोल्ड बॉडी हीट गेन करती है। क्यों होता है, सुनना गौर से, क्यों होता है? क्योंकि हॉट बॉडी के एनर्जी लूज करने पर, हॉट बॉडी के एनर्जी लूज करने पर, हीट एनर्जी लूज करने पर जो एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव आता है उससे ज्यादा पॉजिटिव आता है जब कोल्ड बॉडी वो एनर्जी गेन करती है। तो नेट चेंज देखो एंट्रोपी का कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वन वे प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो सिस्टम की एंट्रोपी, पूरे कुल आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी क्या हुई है, बढ़ी है यहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? फिर समझो, हॉट, देखो बच्चे के जहन में सवाल आता है कि सर हॉट बॉडी ने जब एनर्जी लूज करी तो उसकी तो एंट्रोपी नेगेटिव हो गई, तो कैसे प्रोसेस हुआ? आप प्रोसेस को सिर्फ एक बॉडी से क्यों देख रहे हो? इस प्रोसेस के लिए ये बॉडी भी तो चाहिए। हॉट बॉडी ऐसे हवा में अपनी एनर्जी छोड़ के तो नहीं बैठ गया। हॉट बॉडी की एनर्जी एक्वायर किसने की है, कोल्ड बॉडी ने। तो आपका सवाल ये बनना चाहिए कि हॉट से कोल्ड की तरफ जो हीट जा रही है, ये जो प्रोसेस आप कह रहे हो स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है, नेचुरल है, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट का जाना, इसके अंदर ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स पॉजिटिव आनी चाहिए। यही बताया कि यही है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 या 0 का होगा वो पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो एंट्रोपी सिस्टम की क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां देखो इसने हीट लूज करी तो इसकी बात बिल्कुल सही है कि यहां पे एंट्रोपी कैसी आ रही है, डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसने एक्वायर करी तो जितना यहां नेगेटिव आया था उससे ज्यादा यहां पे क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ओवरऑल एंट्रोपी हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। तो आपने क्या सीखा, आइसोलेटेड सिस्टम में किसी एक पार्ट की एंट्रोपी कम हो सकती है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो सकती है, लेकिन सराउंडिंग में दूसरी जगह की एंट्रोपी जितनी इसकी कम हुई है उससे ज्यादा बढ़ेगी, तब जाके ओवरऑल एंट्रोपी आपके पास हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है? अभी ऐसे ऐसे क्लियर होगा। चलो ध्यान में रखेंगे ये बात कि जो आपकी चेंज इन एंट्रोपी है वो 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, कितनी हीट गेन या लूज करी है और किस टेम्परेचर पर गेन या लूज करी हैगी। चलो जल्दी से छाप लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि हम डेल्टा एस या चेंज इन एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका तो मैंने बता दिया, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। फिर मैंने बताया कि भाई ये 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक कितनी हीट गेन या लूज करी, हीट एब्जॉर्ब या लूज,
और किस टेम्परेचर पर करी। अब जरा यहां पे फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मान लो ये मेरा बेटा, हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कोई सिस्टम है, ये 10 जूल हीट गेन करता है लेकिन कुछ हीट ये गेन करता है, मान लो Q1 एट सर्टेन टेम्परेचर T1, कुछ हीट ये गेन करता है Q2 मान लो एट सर्टेन टेम्परेचर T2, कुछ हीट ये गेन करता है मान लो Q3 एट सर्टेन टेम्परेचर T3। ऐसे करते 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 ये अलग 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 क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पर ये डिफरेंट हीट गेन करता जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। सिमिलरली हर बॉडी जो हीट लूज कर रही है वो भी डिफरेंट टेम्परेचर के साथ डिफरेंट हीट लूज कर रही होगी। क्या मतलब, सोचो एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो हीट भी लॉस ज्यादा करेगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो अब हीट लूज भी कम होगा, और कम हुआ तो हीट लूज भी क्या होगा, कम होगा। हमारे साथ जो चेंज इन एंट्रोपी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिपेंड करती है कितना हीट गेन या लूज किया और किस टेम्परेचर पर किया, ये बताना जरूरी है। अभी मैंने आपके सामने यहां जो एक चीज लिखी थी, एक मिसाल समझाई थी, इसमें आपने नोट किया था दोनों ऑब्जेक्ट ने 100 जूल का हीट एक्सचेंज किया था। हॉट बॉडी ने, जो यहां मैंने लिख के मिटा दिया, हॉट बॉडी ने 100 जूल की हीट लूज करी थी, कोल्ड बॉडी ने 100 जूल की हीट गेन करी थी। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम था, एक ने जितना हीट लूज करा दूसरे ने एग्जैक्टली उतना ही हीट गेन किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे आपने ये देखा था कि चेंज इन एंट्रोपी दोनों में कैसा आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। जो चेंज इन एंट्रोपी था वो हॉट बॉडी का कम था क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा था, जो चेंज इन एंट्रोपी था वो कोल्ड बॉडी का ज्यादा था क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या था, कम था। तो बताने का मकसद ये है कि आपका जो चेंज इन एंट्रोपी है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक जो मैंने लिखा यहां पे कितना हीट गेन या लूज किया, और दूसरा किस टेम्परेचर पर यह कार्रवाई करी। अब इसका फॉर्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को सामने रख के बना रहे हैं। मान लो मेरे बच्चे ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है और ये सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट में जाता है, यानी कि पहले इसका कुछ टेम्परेचर था, अब वो टेम्परेचर चेंज होकर कुछ और हो गया। पहले इनिशियली इसका कुछ टेम्परेचर था, बोला ठीक है सर। अब फाइनली इसका टेम्परेचर चेंज होकर कुछ और हो गया, बोला ठीक है सर। मान लो जब इसका टेम्परेचर इनिशियल था तो उस वक्त इसने DQ हीट गेन करी, फिर जब टेम्परेचर थोड़ा बड़ा होगा तो इसने हीट चेंज कर ली होगी जो गेन कर रहा है, जब टेम्परेचर और बड़ा होगा तो जो ये गेन कर रहा है वो चेंज हो गई होगी। भाई हर टेम्परेचर पे जो ये हीट गेन कर रहा है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो मैंने कहा आपने फॉर्मूला बनाया DQ डिवाइडेड बाय T और इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक मेरे भाई, I से लेके F तक। फॉर्मूले को गौर से सुन लेना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है डेल्टा S। ये क्या चीज है भाई, ये क्या किया है आपने, देखो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम हीट गेन कर रहा है अलग अलग टेम्परेचर पे। टेम्परेचर T1 पे कुछ हीट, T2 पे एक हीट, T3 पे एक, T4 पे, T5 पे, T6 पे, T7 पे, T8 पे। आपने कैलकुलेट करना है जब ये फाइनली सारी हीट गेन करके इनिशियल से फाइनल पर चला गया, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आ गया, तो आपने बताना है टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना आया। तो हमने बोला अगर उसने T टेम्परेचर पर DQ हीट गेन करी, फिर अगले किसी नए टेम्परेचर पर कुछ और हीट गेन करी, और टेम्परेचर पर कोई और हीट गेन करी, तो आपको क्या करना होगा, आपने ये जो हीट गेन करी ये चेंज इन एंट्रोपी, प्लस जो दूसरी यहां पे टेम्परेचर T1 पे ये हीट गेन करी, टेम्परेचर T2 पे मान लो ये हीट गेन करी, टेम्परेचर T3 पे मान लो ये हीट गेन करी। ऐसे करते 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 आपके जितने भी टेम्परेचर हैं आपने उन सारे के सारे टेम्परेचर पर कितनी हीट गेन करी, इन सबको आप जोड़ दोगे तो आपको कुल मिला के सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा फ्रॉम इनिशियल से फाइनल जाते हुए। तो यही काम तो हमने यहाँ पे किया है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या किया है कि भाई इसने DQ हीट गेन करी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, फिर आपने टेम्परेचर चेंज किया, नई हीट गेन करी और चेंज किया, और तो आपने बोला इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो जितनी भी इसने हीट गेन करी है किस किस टेम्परेचर पे करी है वो आपको यहां से मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो भाई हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम कैलकुलेट कर रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी। बोला ठीक है सर समझ में आता है, हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि आपके पास कोई एक बॉडी थी उसने हीट गेन करी, बोला ठीक है सर, और उसकी हीट गेन करने पर जाहिर है उसकी एंट्रोपी चेंज हो गई होगी, डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम तब्दील हो गया होगा। अब मैंने आपको यह बताया कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड करती है कितनी हीट गेन करी और किस टेम्परेचर पर करी। मैंने कहा जब बॉडी हीट गेन कर रही होगी तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा।
तो हर नए टेम्परेचर पर जो वो हीट गेन कर रही है वो डिफरेंट अमाउंट से एंट्रोपी चेंज कर रहा होगा। यानी कि कम टेम्परेचर पे वही हीट गेन करी तो एंट्रोपी चेंज कुछ और है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा उतनी ही हीट दोबारा गेन करी, अब एंट्रोपी चेंज कुछ और है। अभी देखा था हमने, टेम्परेचर चेंज हुआ फिर उतनी हीट गेन करी, अब एंट्रोपी चेंज कुछ और है। तो हमने बोला कि भाई अगर उसने dq हीट t टेम्परेचर पे गेन करी, फिर नए टेम्परेचर पे कुछ dq हीट गेन करी, फिर तो आपने सबकी एंट्रोपी कैलकुलेट करी, सबको जोड़ दिया। तो आपने बोला भाई dq/t को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम i से लेके f तक। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मेरे बच्चे के ध्यान में रखिएगा, आपके पास ये जो चेंज इन एंट्रोपी है ये स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट। जैसे आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वैसे ही आपके पास ये एंट्रोपी। ये जहन में रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर स्टेट फंक्शंस। यानी कि ये इस पर डिपेंड नहीं करते कि पाथ कैसे कैरी हुआ है। अगर आपके पास एक इनिशियल स्टेट है, मान लो आपके पास एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है। इनिशियल से फाइनल आप ऐसे गए, आप ऐसे गए, आप ऐसे गए, आप ऐसे गए। आपको ये बात पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास सेम होगा हर केस में। क्यों? इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। यहां पे आपका टेम्परेचर कुछ है, यहां पे आपका टेम्परेचर कुछ है, तो आप जब चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे उसकी मदद से आप अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। बिल्कुल वैसे ही आपके पास जो डेल्टा एस है, जो कि क्या है? चेंज इन एंट्रोपी है, वो भी डिपेंड करता है स्टेट पर। यानी कि इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी क्या थी, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी क्या थी, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, दरमियान में क्या होता रहा, इससे कोई सरोकार नहीं है। जहन में रखिएगा, ये माजी में सवाल पूछा गया है कि डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी एक ऐसा फंक्शन है आपके पास, स्टेट फंक्शन हैगा। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। अब यहां पे एक बात समझो जरा, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जो हीट गेन कर रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और से सुनना, कोई ऐसा सिस्टम है कि जो हीट तो गेन कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम सुना है? यस सर। क्या वो हीट गेन करता है? यस सर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हीट गेन होती है? होती है। क्या टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं होता। आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या हीट लूज होती है? यस सर। क्या टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसमें यही वाला इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगा भाई? डेल्टा एस आपके पास था I से F dq/t। अब इसमें देखो t आपके पास कांस्टेंट हो गया जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो t को आपने बाहर निकाल लिया, ये हो गया 1/t I से F इंटू dq। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपने कितनी हीट गेन करी इनिशियल से फाइनल जाते हुए, टोटल हीट जो आपने गेन या लूज करी, टोटल हीट जो आपने गेन या लूज करी, लाके पुट कर दोगे, फॉर्मूला बन जाएगा Q/T। ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला आपके सारे बोर्ड की किताबों में ये लिखा होता है, ये यहीं से आया है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर बॉडी हीट गेन कर रहा है एट वेरिएबल टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है। वजह मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाई कि अलग 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 टेम्परेचर पर अगर सेम हीट दी जाए तो जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो अलग अलग आता है। मतलब मान लो एक बॉडी ने 10 जूल हीट गेन करी 10 केल्विन पे, एक बॉडी ने हीट गेन करी इसलिए प्लस लगा दिया, एक बॉडी ने 10 जूल हीट गेन करी 100 केल्विन पे, एक बॉडी ने 10 जूल हीट गेन करी मान लो 200 केल्विन पे। तीनों का एंट्रोपी चेंज देखो, इसका एंट्रोपी चेंज कितना आएगा? 1 जूल पर केल्विन। इसका एंट्रोपी चेंज कितना आएगा? 0.1 जूल पर केल्विन। इसका कितना आएगा? 1/2.5 0.05 जूल पर केल्विन। देख रहे हो, हीट जो गेन करी वो तीनों बॉडीज ने एक बराबर करी, लेकिन जिस टेम्परेचर पर करी वो अलग अलग है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जो एंट्रोपी का चेंज है वो डिपेंड करता है कितनी हीट गेन करी या लूज करी एंड एट व्हाट टेम्परेचर। तो अगर कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके अंदर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। आपके पूरे कोर्स में कहीं भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पड़ेगी, ये यहीं से आया है वो मैं बता रहा हूं। अगर कोई बॉडी हीट गेन कर रही है या लूज कर रही है लेकिन उसका टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर ये T एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जब आप dq को इंटीग्रेट करोगे I से F तक, तो ये क्या बता रहा है? कितनी हीट गेन करी या लूज करी इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो ये आपके पास आ गया Q। अभी Q का साइन पॉजिटिव होगा अगर बॉडी ने हीट गेन करी है, और नेगेटिव होगा अगर बॉडी ने हीट लूज करी है। एक बात।
दूसरी बात, आपके कोर्स में कौन कौन से प्रोसेस शामिल रहेंगे? सारे वो प्रोसेस शामिल रहेंगे जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस एट मेल्टिंग पॉइंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। जैसे आपके पास फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे आपके पास बॉइलिंग ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे आपके पास कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एट बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब आप लेटेंट हीट देते हो, किसी बॉडी के मेल्टिंग पॉइंट पे उसे हीट देते हो ताकि वो मेल्ट कर जाए, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा होता है। अगर आप किसी बॉडी से हीट लेते हो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो वो लिक्विड से सॉलिड में चली जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये सारे प्रोसेस आपके पास इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। छाप लो जल्दी से। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस बोले तो मैं तो आपको और भी कराऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट का फील दिला सकें। मैं अब आपको यह बताऊंगा कि जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, ये किस तरह से आपके पास एक स्टेट फंक्शन है। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास हम ये मान के चलते हैं ना कि हमारे पास जो डेल्टा एस है, ये हमारे पास एक अदद कैसा फंक्शन है भाई? स्टेट फंक्शन है। अच्छे से सुनते चलना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने किस पाथ से इनिशियल से फाइनल तक गए हो। फिर मैंने आपको इसके दो फॉर्मूले बता दिए। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें टेम्परेचर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, यानी कि बॉडी हीट गेन कर रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बॉडी हीट लूज कर रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सर इसकी कोई मिसाल दें कि बॉडी हीट गेन कर रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। बॉडी हीट लूज कर रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो भाई इस केस के अंदर जब आप डेल्टा एस या चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हो तो भाई ये फॉर्मूला है आई से एफ डी क्यू ओवर टी। ठीक है सर। अब इसी से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया कि भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसकी भी मैंने आपको मिसालें दी। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बॉडी हीट लेती भी है, देती भी है। सिमिलरली मेल्टिंग या फ्रीजिंग, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बॉडी हीट लेती भी है, देती भी है। हीट ले रही है तो मेल्ट होगा, हीट दे रही है तो फ्रीज हो रहा होगा। सिमिलरली बॉइलिंग या कंडेंसेशन, बॉडी हीट लेती भी है, देती भी है। हीट ले रही है तो बॉयल हो रहा होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड से वेपराइजेशन हो रही होगी। और अगर हीट दे रही होगी तो कंडेंस हो रहा होगा। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे? इस केस में आप बोलोगे जो डेल्टा एस है ये किसके बराबर है? क्यू अपॉन टी के। फिर मेरा बेटा मैंने आपको साइन कन्वेंशन भी बता दिया। साइन कन्वेंशन में हमारे पास क्या था कि पॉजिटिव हम लेंगे जब कभी भी हमारे पास डेल्टा एस पॉजिटिव कब आएगा? जब बॉडी हीट गेन करेगी। नेगेटिव कब आएगा? जब बॉडी हीट लूज करेगी। और क्यों होता है वो भी बता दिया कि पॉजिटिव का मतलब ये है कि डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब हीट एनर्जी अंदर आई है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, हीट बाहर जाएगी तो डिसऑर्डरनेस कम होगा। अब छोटी सी एक कहानी है, उसमें हम ये साबित करेंगे 2-3 मिनट के अंदर कि डेल्टा एस हमारे पास स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। और कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं भाई? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। ऑल दीज आर स्टेट फंक्शन जो कि किस पर डिपेंड करते हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किस रास्ते से वो स्टेट इख्तियार की गई है इस पर डिपेंड नहीं करते, नोट कर लेना। चलो आगे देखो। अब देखो मान लो मेरा बेटा, अच्छे से सुनना क्योंकि इसकी बेस पे फिर मैं आगे इसके 3-4 सवाल कराऊंगा और आपको मज़ा आ जाएगा सवालों में, कॉन्सेप्ट का फील होगा। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई सिस्टम है, बोला ठीक है सर, और यहाँ पे गैस मौजूद है, बोला ठीक है सर गैस मौजूद है। मैंने क्या किया, और से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम को कुछ हीट एनर्जी दी। मैंने इस सिस्टम को कुछ हीट एनर्जी दी, उसको मैंने कह दिया डी क्यू। डी क्यू मतलब बहुत छोटी सी हीट एनर्जी। जहां भी फिजिक्स में ऐसे छोटा सा डी लिखा आ जाए इसका मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट है। सर इतना भारी नाम? अबे डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है चुन्ना सा, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा। तो मैंने इसको डिफरेंशियल हीट दी, छोटी सी हीट दी। इस छोटी सी हीट ने क्या किया? इस छोटी सी हीट ने इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करी और कुछ वर्क डन किया। वर्क डन कैसे किया? पिस्टन को ऊपर खिसका दिया होगा। बोला ठीक है सर समझ में आता है। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस है।
सर रिवर्सेबल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो मैंने चुन्नी सी हीट दी है, अगर मैं वो चुन्नी सी हीट वापस ले लूंगा तो इंटरनल एनर्जी वापस du कम हो जाएगी और जो वर्क डन है वो वापस dw हो जाएगा। यानी कि अभी पिस्टन बाहर गया, अगर मैं dq हीट ले लूंगा तो ये पिस्टन वापस ऊपर से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि सिस्टम वापस रिवर्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा अपनी इनिशियल जगह पे। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये क्या है मेरे पास, ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। बोला ठीक है सर, एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। अच्छा जी, अब समझो, अगर मैं यहां पे लेके चलता हूं, गौर से सुनना, अगर मैं लेके चलता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो मैंने कहा मैंने हीट दी dQ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई du और वर्क डन हुआ dW। बोला ठीक है सर, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। और ऐसे मैंने इसको चुन्नी 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 हीट देकर मैंने इसका स्टेट चेंज कर दिया, इनिशियल से कहां ले गया, फाइनल पे। मतलब मैंने अभी थोड़ी सी हीट दी, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी सी हीट दी, ऐसे करते 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 मान लो मैंने इसको एक्सपेंड करा दी। बोला ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके फॉर्मूले ओपन करके लिखूं तो मेरे पास dq आया एज इट इज, du को मैं लिख सकता हूं NCV/dt। कहां से आया ये, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का टॉपिक बहुत पहले पढ़ाया था, ठीक है, NCV डेल्टा T। और dw को मैं लिख सकता हूं PdV, यानी कि P डेल्टा V, जो प्रेशर गैस ने लगाया और कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा कवर किया, PdV, वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V। लेकिन सर P डेल्टा V तो तब होता है ना, P डेल्टा V तो तब होता है जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। आपको कैसे पता चला कि ये वाला रिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर का है? नहीं मुझे पता चला। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैंने बहुत थोड़ी सी हीट दी है। जब बहुत थोड़ी सी हीट दी है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कोई खास चेंज नहीं होगा, बहुत थोड़ी सी हीट दी है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का फायदा ही क्या है कि छोटे छोटे स्टेप में आप आगे जाते हो, समझे? तो प्रेशर PdV मैं यूज कर सकता हूं, P डेल्टा V कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का था, तो जब थोड़ी सी हीट दूंगा तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही रहेगा मेरा। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, मेरे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। अगर मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा तो P बन जाएगा मेरा बेटा मेरे पास NRT डिवाइडेड बाई V। बोला ठीक है सर, लाके इसमें पुट कर दो जरा, क्या बनता है, dq इज इक्वल टू NCV/dt प्लस का NRT अपॉन V इंटू dV। बोला ठीक है सर, यही बनता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड कर रहा हूं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, टेम्परेचर से डिवाइड, टेम्परेचर से डिवाइड, टेम्परेचर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहां पे T से T क्या हो गया, मर गया। मेरे पास जो मेरी इक्वेशन आती है निकल के, वो इक्वेशन ये आती है dq अपॉन T इज इक्वल टू NCV अपॉन T इंटू dt प्लस का NR अपॉन V इंटू DV। यस, ये बन गया। अब ये क्या था, ये मेरा बेटा मैंने जो थोड़ी सी हीट दी थी, थोड़ी सी हीट दी थी, ये उसकी इक्वेशन आ गई। जब मैं थोड़ी और हीट दूंगा, सोचो थोड़ी और हीट दूंगा तो क्या होगा, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी और बढ़ेगी। पूरा सर ऐसे ही होगा, थोड़ा सा प्रेशर चेंज होगा, देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। थोड़ी सी हीट देने पे सारा काम थोड़ा थोड़ा होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस का फायदा क्या है कि आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में ऊपर जा रहे हो और किसी भी लम्हे आप बेबी स्टेप को रिवर्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे जब मैं इनिशियल से फाइनल चला गया, अगर मैंने टोटल कितनी हीट दी वो कैलकुलेट करनी है, तो इंटीग्रेट कर दूंगा I से F। टेम्परेचर में चेंज कितना आया, इंटीग्रेट कर दूंगा इनिशियल से फाइनल, इंटीग्रेट कर दूंगा इनिशियल से फाइनल। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप नोट करो, ये जो चीज़ है आपके पास लिखी हुई, ये क्या है, ये मुझे नजर आ रहा है चेंज इन एंट्रोपी लिखा हुआ है। देखो चेंज इन एंट्रोपी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, NCV तो कांस्टेंट है गैस के लिए, ये बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास I से F dt ओवर T। बोला ठीक है सर। यहां पे भी NR मेरे पास बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा, I से F और dV ओवर V। बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो 1/T, इसका इंटीग्रेशन भी हमने पिछली क्लास में सीखा था। NCV, ये जो चीज़ है 1/T, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ln T बन जाएगा। ये ln का फॉर्मूला है इसके अंदर। और यहाँ पे आ गया मेरे पास फाइनल से इनिशियल, तो इसकी लिमिट्स भी लगानी होगी, कहाँ से कहाँ, फाइनल से इनिशियल, प्लस का NR, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे बेटे ln V। मतलब अगर कभी भी ऐसे लिखा हो ना, dx अपॉन x, इसका फॉर्मूला होता है ln x। और अगर लिमिट्स है यहाँ पे तो लिमिट लगानी होगी आपको, ठीक है, फाइनल से इनिशियल। तो ठीक है सर, NCV ये क्या बन जाएगा, ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। बेसिकली ये बन जाएगा ln T फाइनल माइनस ln T इनिशियल। ln कॉमन हो जाएगा, ln की प्रॉपर्टी है ln A माइनस ln B बराबर होता है ln A अपॉन ln B के, प्लस का
NR ln V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। ये मेरा बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है किसका, डेल्टा S का या चेंज इन एंट्रोपी का। सर ये क्या था, ये भी यही चीज है भाई, उल्टे हाथ पे देखो यही तो लिखा हुआ है। ये चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। आपने ना तो ये याद रखना है, ना आपसे ये कोई पूछने वाला है, कोई नहीं पूछेगा। सर फिर क्यों पढ़ाया आपने हमें, इसलिए पढ़ाया कि हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी है ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। अब आप नोट करो, जब आप चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हो तो यहां देखो आपने क्या रखा, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या रखा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पे क्या रखा, फाइनल टेम्परेचर, यहां क्या रखा, इनिशियल टेम्परेचर। यहां क्या रखा, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। क्या आपने यहां सॉल्व करते हुए कोई ऐसी चीज रखी कि जिसमें यह बताने की नीड हो कि यह कौन सा प्रोसेस था, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था? क्या आपने यहां फॉर्मूले में कहीं कोई ऐसी चीज रखी कि जिससे ये आइडेंटिटी मिल सके, ये बात पता चल सके कि ये प्रोसेस कौन सा था? नहीं रखी। इसका मतलब आपको सिर्फ इनिशियल पैरामीटर्स पता हो, आपको फाइनल पैरामीटर्स पता हो, आप चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से हम ये बात साबित कर सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है, वो एक अदद स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। ये बताने के लिए बस ये कराया था, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। पॉइंट समझ में आता है? चलो गुड हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अब एक दो सवाल कर लेते हैं हम जरा, ठीक है? जहन में रख लिएगा ये बात। चलो छाप लो जल्दी से और आगे चलते हैं और एक दो सवाल करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, एक बिल्कुल सिंपल से आसान से सवाल से स्टार्ट करते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट का ना फील ले सकें, ठीक है? काफी फील तो अभी आ चुका होगा और फिर अभी आएगा। कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस दैट इज मेल्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आपके पास अगर यहां पे आइस का एक ब्लॉक है, आइस का एक ब्लॉक है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है और आपने इसे मेल्ट करना है। आपने इसे क्या करना है, मेल्ट करना है। तो भाई साहब ये खुद से तो मेल्ट होगा नहीं, अगर आपने इसे मेल्ट करना है तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि आपको इसे हीट देनी होगी और जो इसे आप हीट दोगे वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पढ़ा था हमने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट द मेल्टिंग पॉइंट। तो वो आपके पास क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। बोला ठीक है सर, आपको ये चाहिए। अब जब मुझे इसका चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो चेंज इन एंट्रोपी का जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो ये Q/T वाला होगा। सर वो इंटीग्रेशन I से F dQ/T वाला क्यों नहीं होगा? वो फॉर्मूला तब यूज होता है अगर बॉडी हीट गेन कर रही हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। यहां पे हमें क्या कहा हुआ है, यहां पे हमें कहा गया है कि बॉडी क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सारे वो प्रोसेस हैं जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सिमिलरली आपके पास फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इन सब में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आप आंखें बंद करके फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है सर? अब जो आपने इसको हीट दी वो चूंकि मेल्टिंग में जा रही है तो वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, M/L, और यहां LF आएगा क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है सर, और आप हीट इसको दे रहे हो, ये हीट गेन कर रहा है, तो गोया एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अपॉन में टेम्परेचर आएगा। नोट कर लेना यहां पे बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में डाल देंगे, एज इट इज, ये एज इट इज डाल देंगे। भाई एज इट इज नहीं डालना। क्यों? इसलिए मेरे बच्चे एज इट इज नहीं डालना। वजह यह है, सुनना गौर से, वजह यह है कि यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा केल्विन वाला। नोट कर लेना यहां पे टेम्परेचर कौन सा आएगा, एब्सोल्यूट, विच इज ऑफ केल्विन। अब देखो मास कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दी हुई है, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 बटे में क्या आ गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 0 + 273 कितना हो गया, 273। सॉल्व कर लेंगे इसे, 3.34 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 273। हमारा कैलकुलेटर कहाँ है? आंसर आता है 1.22 इंटू 10 की पावर 3। 1.22 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केल्विन, यार आंसर। अब देखो ये जब कभी भी आप यहां कहीं पे लाके एक आइस के ब्लॉक को रखते हो
तो वो खुद ब खुद मेल्ट होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर आप आइस को यहां लाके रख दोगे वो खुद मेल्ट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से काम हो रहा है, आपने कुछ नहीं किया। वजह, मेल्टिंग ऑफ आइस के दौरान जो आपके पास एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी तो किया ये भाई, जो इसका चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया ना, अभी जब आइस मेल्ट हो रहा है, पानी बन रहा है, तो इसका चेंज इन एंट्रोपी क्या आया, ये आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये खुद से होता है भाई। अगर मैं आइस का ब्लॉक यहां लाके रख दूं वो खुद मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो एंट्रोपी है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, चेंज इन एंट्रोपी। और हमें पता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली उस डायरेक्शन में होने की कोशिश करता है जहां पे एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है। सर आपने बोला था एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस है, ये बताया ना, या डिसऑर्डरनेस कैसे बढ़ रही है। जो आइस होती है, आइस आपकी कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर। आप देखोगे जो आइस होती है ना, आइस के ऐसे खूबसूरत से क्रिस्टल्स होते हैं, देखा है आपने कभी? मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं, और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इस तरीके पर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जो कि रैंडमली मूव कर रहे होंगे। भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी तो रैंडमली मूव करते हैं, हाँ उतना ज़्यादा रैंडमली मूव नहीं करते जितने गैस के करते हैं, लेकिन मूव तो करते हैं। बोलो ये बात पढ़ी है? पढ़ी है ये बात, हाँ या ना? तो यहां पे मॉलिक्यूल्स वर अरेंज इन अ नीट क्लीन ऑर्डरली मैनर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब यहां पे वो क्या हो चुके हैं, यहां पे वो डिसऑर्डर हो गए, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। तो यही वजह है कि ये मेल्टिंग ऑफ आइस यहां पे रखने से खुद ही हो जाता है। लेकिन सोचो जरा, लेकिन 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 सोचो, अगर मैं यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी लाके रख दूं, भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आइस लाके रखी, वो खुद मेल्ट हो गई। अगर मैं यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लाके रख दूं, सोचो जरा, तो क्या ये खुद से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? इससे हीट लेनी पड़ेगी ना भाई। अगर आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हीट दे रहे थे। अब 0 डिग्री सेल्सियस का अगर पानी है, इसे आइस में कन्वर्ट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हीट एनर्जी लूज करेगा, ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा। बोला ठीक है सर, ऐसे ही होगा। इस प्रोसेस की जरा एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रोसेस का अगर मैं एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करूं, कौन से प्रोसेस का? 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 किलोग्राम पानी लाके रखा, उसमें से हीट खुद ही बाहर निकली और वो आइस में कन्वर्ट हो गया। मुझे पता है ऐसा नहीं होता नेचर में, वही रीजन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों नहीं होता खुद से। सही है? तो अब क्या हुआ, ये मतलब पानी यहां लाके रखा 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें से हीट निकली, वो आइस में कन्वर्ट हो गया मेरे सामने देखते देखते। तो ऐसा नहीं होता, और क्यों नहीं होता जवाब मिलेगा। इस प्रोसेस की जरा चेंज इन एंट्रोपी निकालो। चेंज इन एंट्रोपी निकालने का मतलब क्या है? Q/T, क्योंकि जाहिर है कांस्टेंट टेंपरेचर पे हो रहा है, जो स्टेट चेंज होती है कांस्टेंट टेंपरेचर पे होती है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया? Q/T। बोला ठीक है सर। यहां मैंने लगा दिया माइनस का साइन। बोला ठीक है सर, माइनस साइन लग गया। माइनस साइन क्यों? क्योंकि पानी हीट लूज कर रहा है, तो इसका जो डेल्टा एस है वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये हीट लूज कर रहा है। या ऐसे देख लो, यहां पे डिसऑर्डरनेस सिस्टम की ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। यहां पे सिस्टम की डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी जब ये आइस स्टेट में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी ना, डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, माइनस का Q/T। अब जो हीट इसमें से निकलेगी वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, यानी कि M × LF बटे में आ गया T। फ्रीजिंग पॉइंट पे ये काम हो रहा है। माइनस M कितना लिया हुआ है? 1, LF कितना है? 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। बट ऑन अपॉन में आ गया, बटे में आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन वाला आ गया। सिंप्लीफाई किया, आंसर आता है माइनस का 1.22 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। इस प्रोसेस की, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर यहां लाके रखा और वो खुद से आइस में कन्वर्ट हो जाए, इसकी एंट्रोपी अपने पास कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इसकी एंट्रोपी कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। चूंकि इसकी एंट्रोपी नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये वाला प्रोसेस खुद से नहीं हो सकता। इसको करने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। सर क्या मतलब? ये काम कहां होता है? पानी बर्फ में कहां कन्वर्ट होता है? फ्रीजर में। और फ्रीजर एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटर में आएगा, पूरा तफसील से आएगा कैसे वर्क डन करता है सराउंडिंग में, वो तब जाके रिवर्स काम होता है। हीट जो आपका कोल्ड है वहां से निकल के हॉट बॉडी में आती है। यानी कि ऐसा कोई भी प्रोसेस कि जिसके अंदर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, उसे नॉन स्पॉन्टेनियस मैनर में करना होगा। उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहे? क्लियर है? छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं।
अब देखो मेरे बच्चे, हमारे सामने ये एक सवाल मेंशन है और ये सवाल नेशनल बुक फाउंडेशन की जो अभी रीसेंट किताब आई है ना क्लास 11 की, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है, 8.8 ये है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है आपको वो सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सवाल देखो, कहता है एनर्जी ऑफ 500 जूल इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको इसने कहा 500 जूल की हीट हमें चाहिए 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बताने का थोड़ा सा कैजुअल तरीका है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताता तो डायरेक्ट बताता कि 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए इतनी हीट चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। 500 जूल की हीट चाहिए 2 ग्राम की आइस को मेल्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोलूं मुझे 1 ग्राम की आइस मेल्ट करनी है तो क्या बनेगा, 2 को वहां भेज के डिवाइड कर देंगे। तो भाई 500 डिवाइड बाई 2, गोया के आपको बोल रहे 250 जूल्स की हीट चाहिए 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपको दे दिया, यानी कि आपको एक तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या दे दिया, 250 जूल पर ग्राम। लेकिन सर अभी पिछले सवाल में तो 3.34 इंटू 10 पावर 5 था, वो किलोग्राम में था। नोट करो उसका, पिछले सवाल में जाके उसका यूनिट पढ़ना, वो जूल पर किलोग्राम में था। ये 1 ग्राम की बात कर रहा है। 2 ग्राम के 500 हो गए, 1000 ग्राम में कितना होगा, 250 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ गई? यस सर। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। आपको बोलता है चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करें। आपके पास 70 ग्राम ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। इफ इट चेंजेस इनटू आइस इन अ रेफ्रिजरेटर, ये एक फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने पिछले सवाल में ये बात साबित कर ली थी कि ये काम खुद से हो नहीं सकता, इसको फ्रिज में रखना होगा। तो देखो आपके पास 70 ग्राम ऑफ वाटर है, इस 70 ग्राम ऑफ वाटर को आपने कन्वर्ट करना है आइस में, 70 ग्राम ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है। बोला ठीक है सर। और इस प्रोसेस की आपने चेंज इन एंट्रोपी बतानी है। पहली चीज तो आपको ये पता है कि चेंज इन एंट्रोपी आने वाली है नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। बोला ठीक है सर। अगर डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, अगर डेल्टा एस नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब यही है ना कि ये हीट लूज करेगा। और ये बात आपको वैसे भी पता है कि भाई जब आपने किसी चीज को फ्रीज करना होता है, लिक्विड से सॉलिड में लेके जाना है तो उससे हीट ली जाती है, सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना है तो उसको हीट दी जाती है। बोला ठीक है सर। इससे हीट आप ले रहे हो तो इसकी जो एंट्रोपी आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तब जाके ये आइस में कन्वर्ट होगा। बोला ठीक है सर। और यही फॉर्मूला आप यूज करोगे Q/T वाला। वजह ये है मेरे भाई, वजह ये है, आप ये फॉर्मूला क्यों यूज करोगे, इसलिए यूज करोगे जनाबे वाला आप ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। फ्रीजिंग एट द फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग एट द मेल्टिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, लेटेंट हीट इन्वॉल्व है। बॉइलिंग या कंडेंसेशन एट द स्टीम पॉइंट, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ये भी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो बस कुछ नहीं करना, माइनस का क्यू, m मल्टीप्लाई बाय l अपॉन में आ जाएगा t। मास कितना है यहाँ पे पानी का, पानी का मास है जनाब 70 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, वजह नजर आएगी अभी। देखो इसको मैंने लिखा 70 ग्राम, l का वैल्यू क्या है, ये रहा 250 जूल पर ग्राम। देखो ये ग्राम से ग्राम वैसे ही मर गया, बात खत्म हो गई। अपॉन में टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट हो रहा है ना वाटर आइस के अंदर, तो 0 + 273 विल बिकम 273। बोलो ठीक है सर, समझ में आता है। इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आएगा माइनस का 64.1 जूल पर केल्विन। ये एंट्रोपी कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर एंट्रोपी नेगेटिव आ रही है इस प्रोसेस की, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये काम ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस मैनर में नहीं हो सकता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, हमें जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। जैसे तुमसे घर वाले पढ़ाई करवाते हैं, तो ये काम खुद से नहीं हो सकता, इसलिए इसे कहाँ रखा है, रेफ्रिजरेटर में रखा है, फ्रिज में रखा है। बोलो भाई, समझ में आती है यहाँ तक की बात, ठीक है। छाप लो जल्दी से। तो इस तरीके से हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। मेरा ख्याल है लेक्चर की लेंथ काफ़ी लेंदी हो गई है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो अगला पार्ट है ना, उसके अंदर हम मजीद बातचीत करेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस की कैसे आप कैलकुलेट कर पाते हो।